हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है द्रव्यमान, भार तथा घनत्व। इसके जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए हैं वो हम आपको सारे सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमने किस प्रकार से आपको समझाया है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी में पूरी तरह से डुबाए जाने पर उसका वजन जो है 10 ग्राम प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। दोस्तों, जो ठोस का द्रव्यमान हमको दिया गया है वो दिया गया कितना, 50 ग्राम। ठोस के भार में जो कमी हो रही है दोस्तों वो कितनी हो रही है, 40 ग्राम की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमको जो उसका वजन लास्ट में प्राप्त कितना हो रहा है, 10 ग्राम प्राप्त हो रहा है। मतलब जो ठोस के भार में जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है, 40 ग्राम की हो रही है। अतः जो विस्थापित पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये भी 40 ग्राम हो जाएगी। पानी का घनत्व हमको दोस्तों 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर लेना है। ठोस का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। 40 क्यूबिक क्यों? क्योंकि जो कमी हो रही है उसी को हमको लेना है। ठीक है, बात करें दोस्तों ठोस के घनत्व की, तो घनत्व का हमको फॉर्मूला पता है दोस्तों, ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जो ठोस का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, वो है 50 और जो आयतन है वो कितना है, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमने 40 क्यूबिक सेंटीमीटर रख दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब इसको इससे काटेंगे तो निकल के आएगा 1.25 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है दोस्तों, ये होता है ठोस का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठोस का घनत्व कितना है दोस्तों, तो ठोस का घनत्व है दोस्तों जो हमने निकाला है 1.25 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। और पानी का घनत्व हमने क्या माना था, वो दिया हमने माना था 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। जब इन दोनों को भाग देंगे दोस्तों तो हमारा जो आपेक्षिक घनत्व का मान निकल के आएगा वो आएगा 1.25 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। होप है आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही सरलता से आपको बताया है और एक एक चीज़ समझाई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और लकड़ी का घनत्व हमको कितना दिया गया है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करें दोस्तों तो यहाँ पे घनाकार टुकड़े की बात हो रही है और उसकी भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों मान लेते हैं घनाकार टुकड़े की भुजा जो है वो क्या है, ए है। तो दोस्तों घन का जो आयतन होता है वो सभी को पता है क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। हमको क्या क्या दिया है दोस्तों, हमको जो बल दिया है वो दिया है कितना, 80 न्यूटन। कितना दिया हुआ है, 80 न्यूटन दिया हुआ है। जी का मान हमको कितना दिया गया है, 10 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों घनत्व क्या दिया गया है हमारे पास में, जो लकड़ी का घनत्व है ये दिया गया है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब दोस्तों ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, इसको हमको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में करना है। तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब में ये चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों बल बराबर क्या होता है, बल बराबर जो होता है दोस्तों होता है m इंटू जी, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का मान हमको कितना दिया था दोस्तों, 80 दिया था। m हमको ज्ञात करना है और g का मान जो है वो कितना दिया है, हमको 10 दिया गया है दोस्तों। तो ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास m का मान मतलब द्रव्यमान का जो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, 8 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। और जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला हमको क्या पता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का फॉर्मूला। दोस्तों अभी हमने घनत्व जो है हमको निकाला, कितना निकाला, ये 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम घनत्व का मान रखेंगे 1000 बराबर में द्रव्यमान कितना निकाला है दोस्तों हमने, 8 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में v क्या है, आयतन हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, v बराबर हो जाएगा हमारे पास में 8 अपॉन में 1000। और ये v क्या है दोस्तों, आयतन है। तो इसकी जगह पर हम a क्यूब भी तो लिख सकते हैं। a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 1000। जब दोस्तों हमको पता है 8 जो होता है, ये जो 8 होता है, ये जो 8 होता है, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 1000।
8 किसका क्यूब होता है दोस्तों? ये 2 का होता है। और 1000 किसका होता है? ये 10 का होता है। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2/10⁻³ और ये बराबर a³। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा दोस्तों, तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 2/10। ये कितना मीटर में निकल के आएगा दोस्तों? 2/10 मीटर। अब दोस्तों ये मीटर में आया है, हमको आंसर किस में लाना है? सेंटीमीटर में। जब हमको सेंटीमीटर में आना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 × 10 20, तो ए का मान जो भुजा के लंबाई के मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अतः घनाकार टुकड़े की भुजा की लंबाई जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे का घनत्व कितना दिया है? 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है दोस्तों लोहे के घन का आयतन क्या होगा दोस्तों? हमको भुजा दे दी है घन की भुजा हमको a बराबर कितना दिया हुआ है? ये दिया गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हमको पता है दोस्तों घन का जो आयतन होता है वो होता है a का क्यूब होता है, मतलब 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 8। मतलब जो घन का आयतन निकल के आएगा कितना निकल के आएगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब। उसी प्रकार देखिए घन का आयतन कितना निकल के आया? 8 सेंटीमीटर क्यूब। जो द्रव्यमान बराबर क्या होता है दोस्तों? हमको पता है द्रव्यमान बराबर जो होता है वो होता है आयतन इंटू घनत्व। m बराबर क्या होता है? v इंटू डी होता है, या रो ले लो आप जो भी है। द्रव्यमान हमको निकालना है दोस्तों। v का मान हमने कितना निकाला है? 8 निकाला है। और जो घनत्व है हमारे पास वो कितना दिया है दोस्तों? वो दिया है 7.8 दिया हुआ है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 8 × 64 की 4 हासिल का है 6, 7 × 56 और 6 कितना हो जाएगा? 62। तो 62.4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 62.4 ग्राम। कितना हो जाएगा? 62.4 ग्राम जो हो जाएगा वो हो जाएगा घन का द्रव्यमान। कितना हो जाएगा? 62.4 ग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक खालिस्तान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। दोस्तों अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व जो होता है ये अधिक होता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व भी अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण पिंड विराम की अवस्था में या एक समान वेग से गति की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है तो यही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? यहाँ पे पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण कितना दिया गया है? 10 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, एकदम आराम से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों हमको द्रव्यमान जो है m का मान जो कितना दिया गया है? 90 किलोग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? 90 किलोग्राम दिया गया है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो कितना दिया गया है? ये दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जब हमको पृथ्वी पर यात्री का भार निकालना है दोस्तों, तो भार बराबर हमको पता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। भार बराबर क्या होता है? m इंटू जी होता है। m हमको भार निकालना है दोस्तों। m का मान हमको 90 दिया हुआ है दोस्तों, और g का मान हमको कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भार निकल के आएगा W बराबर कितना निकल के आएगा? 900 न्यूटन निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 900 न्यूटन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे भार हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 900 न्यूटन। अब चंद्रमा पर भार जो है दोस्तों वो पृथ्वी की भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। तो देखो चंद्रमा पर जब भार निकालना है अपने को तो वो होता है पृथ्वी की सतह के भार पर 1/6 गुना होता है। हमने निकाला है पृथ्वी पर यात्री का भार कितना? 900 और 1/6, तो हमने ये दिया हुआ पृथ्वी चंद्रमा का भार होता है पृथ्वी की सतह पर 1/6। जब इसको काटेंगे दोस्तों इससे तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन। तो जो चंद्रमा पर भार होगा दोस्तों वो कितना होगा? 150 न्यूटन हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हो पाएगा इस आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है। पृथ्वी पर 250 किलोग्राम वजन वाले एक उपग्रह का बृहस्पति ग्रह पर भार न्यूटन में कितना होगा? पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है ये 10 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब दोस्तों हम एक एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर द्रव्यमान जो दिया गया दोस्तों ये 250 kg दिया गया। देखिए द्रव्यमान कितना दिया गया है? 250 kg। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ये दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों पृथ्वी पर हमको भार निकालना है, तो भार बराबर क्या होता है? m इंटू जी होता है। m इंटू जी होता है कि नहीं होता है? भार बराबर क्या होता है? m इंटू जी होता है। m का मान कितना दिया है दोस्तों? 250,
और जी का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2500 न्यूटन निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 2500 न्यूटन। मतलब भार का मान कितना निकल जाएगा, पृथ्वी पर भार जो निकल के आएगा वो आएगा 2500 न्यूटन। अब बुलाया उसने क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए। बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है। मतलब जो बृहस्पति मान लेते हैं बी जो है, हम एक बी से डिनोट कर लेते हैं, बी जो है ये 2.5 गुना है, मतलब 2.5 गुना है। इसको जब इसको करेंगे तो दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटाया तो यहाँ पे आ गया 10। और किसका है, पृथ्वी का 2.5 गुना है। कितना गुना है, पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगा पी से डिनोट कर लेते हैं या पृथ्वी लिख देते हैं। तो दोस्तों इसको जब काटेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5/2 इंटू पृथ्वी पर भार आ जाएगा। और अभी हमने पृथ्वी पर भार कितना निकाले हैं, पृथ्वी पर जो भार निकाले हैं दोस्तों वो कितना निकाले हैं हमने, 2500 न्यूटन निकाले हैं। तो 5/2 गुना में 2500, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 1250। और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250 न्यूटन जो है बृहस्पति पर भार निकल के आ जाएगा। और यही क्या है, हमारा राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक ब्लॉक का आपेक्षिक घनत्व 2.5 है। इसे पूरी तरह से पानी में डुबोए जाने पर इसका आभासी द्रव्यमान जो है कितना होगा। हमको आभासी द्रव्यमान इसने पूछा है दोस्तों वास्तविक द्रव्यमान जो दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास में 500। आपेक्षिक घनत्व जो दिया गया है वो दिया गया है 2.5। आभासी द्रव्यमान हमको क्या बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है। तो दोस्तों हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दोस्तों आपेक्षिक घनत्व जो होता है ये होता है वास्तविक द्रव्यमान बटे वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान, ठीक है। अब दोस्तों आपेक्षिक घनत्व हमारे पास जो दिया गया है ये दिया गया है 2.5 बराबर वास्तविक द्रव्यमान कितना दिया है दोस्तों, 500 दिया हुआ है, अपॉन में वास्तविक द्रव्यमान 500 और हम आभासी द्रव्यमान को x मान लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5 500 माइनस x बराबर 500 के। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1250 माइनस इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2.5x बराबर किसके हो जाएगा 500 के। तो 2.5x में से 1250 में 500 माइनस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। और इसको जब 2.5 से भाग देंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों हमारे पास में वो कितनी निकल के आ जाएगी, 300 ग्राम निकल के आ जाएगी। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला क्या है, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वास्तविक द्रव्यमान बटे वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान। इस फार्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, एक समान मीटर पैमाने का वजन जो है 50 ग्राम है। इसे 70 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाया गया है। इस पर 40 ग्राम द्रव्यमान को कहाँ पर रखा जाना चाहिए ताकि यह संतुलन की अवस्था में रहे। जब भी बात करें दोस्तों संतुलन की अवस्था तो सिग्मा एम बराबर क्या होता है, 0 होता है। जब भी संतुलन की बात की जाए दोस्तों साम्य अवस्था की तो सिग्मा एम बराबर क्या होता है, 0 होता है। मान लेते हैं 40 किलोग्राम को x पर टिकाया जाना चाहिए, x सेंटीमीटर पर। और जो है इन दोनों का जो अंतर है दोस्तों कितना दिया गया है, 50 ग्राम 70 सेंटीमीटर, तो 10 ग्राम की कमी हो रही है, 10 ग्राम की कमी हो रही है। तो यहाँ पे कितने ग्राम की अंतर दोनों का, 20 ग्राम का है। कितने का है, 20 ग्राम, 20 का अंतर है दोनों का। तो 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 50 हो जाएगा हमारा। तो मान लेते हैं 40 को x पे रखा जाना चाहिए और ये हो जाएगा 20 इंटू में 50। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे 25 बार में, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाया जाना चाहिए 40 ग्राम को। 40 ग्राम को किस पे टिकाया जाना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाया जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह से भरे हुए एक टैंक का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। केरोसिन का घनत्व 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हमको दिया गया है। दोस्तों हम ही जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। और द्रव्यमान जब निकालना हो तो क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। दोस्तों केरोसिन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, केरोसिन का द्रव्यमान हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, घनत्व कितना दिया है दोस्तों हमारे पास में 800 इंटू आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, वही तो आयतन होगा। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो यहाँ हो जाएगा अपन इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 8000 किलोग्राम। और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गुरुत्व जनित त्वरण खालिस्तान पर सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों गुरुत्व जनित त्वरण जो है ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किस पर सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के अनुसार घटता बढ़ता है, अर्थात इसके दूरी के बढ़ने पर यह घटता है और दूरी घटने पर यह बढ़ता है। ध्रुवों पर इसका मान भूमध्य रेखा की अपेक्षा सर्वाधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुव पर कुछ चपटी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कितनी है? कम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माप और 1.92 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक टुकड़े का घनत्व ज्ञात कीजिए, जहां जी का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। अब दोस्तों जो हमको दिया गया है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों आयतन हमको दिया गया है कितना? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अभी 5 ये दोस्तों ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 6 8 48, 48 पंचे 240। तो ये कितना? सेंटीमीटर में है। अब इसको मीटर में चेंज करना है दोस्तों, तो क्या होगा? मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें भी 100 से भाग देंगे, इसमें भी 100 से भाग देंगे, इसमें भी 100 से भाग देंगे। तो हम 100 को कितने बार भाग दे रहे हैं दोस्तों? 3 बार भाग दे रहे हैं। कितने बार भाग दे रहे हैं? 3 बार। तो कितने जीरो नीचे आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने जीरो नीचे आ गए? 1 2 3 4 5 6। अब इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा मीटर में। तो जो आयतन आ गया हमारा मीटर में कितना आ गया? 24 अपॉन में 1 लाख मीटर क्यूब। हमको भार जो दिया है दोस्तों ये कितना दिया गया है? 1.92 न्यूटन। कितना दिया गया है? 1.92 न्यूटन दिया गया है। गुरुत्व त्वरण का मान कितना दिया गया है? ये गया है 10। हम जानते हैं दोस्तों डब्लू बराबर भार बराबर क्या होता है? एम इंटू जी होता है। क्या होता है? एम इंटू जी होता है। हमको दोस्तों एम डब्लू का मान कितना दिया गया है? 1.92 दिया गया है, बराबर एम का मान हमको निकालना है, जी का मान कितना दिया गया? 10 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, जी का मान कितना दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे जी का मान जो दिया गया है ये दिया गया है 10 दिया गया है। कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। जी का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। इसको बड़ा कर लो। 10 का मान, जी का मान कितना दिया गया है? ये हमको 10 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 10 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो एम का मान हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 0.192। कितना निकल के आ गया? 0.192। ये हमारा एम का मान निकल के आ गया। हम जानते हैं दोस्तों घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना निकल के आया? 0.192 और आयतन हमने अभी निकाला था कितना? 24 अपॉन में 1 लाख। तो घनत्व बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 1 लाख ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.192 इंटू 1 लाख बटे 24। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना जीरो बढ़ जाएंगे? 3 जीरो बढ़ जाएंगे। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ऊपर बचेगा 192, 2 जीरो इसके अपॉन में 24। जब इसको भाग देंगे दोस्तों तो ये कितने बार में जाएगा? 800 बार में। और यही क्या है? हमारा घनत्व हमारा निकल के आ जाएगा 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले धातु के उस घन के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका वजन 17.28 किलो न्यूटन है और जी का मान जो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उपयोग हमको करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमको तो दिया गया है, क्या दिया गया है? 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले धातु के उस घनत्व के किनारे की लंबाई ज्ञात करना है जिसका वजन 17.28 किलो न्यूटन है। दोस्तों हम जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे घनत्व होता है। ठीक है, ये तो हमको सबको पता है कि आयतन बराबर क्या होता है। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखना है दोस्तों। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना आपको तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल। तो आयतन बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बट्टे घनत्व से। हमको दिया गया दोस्तों घन का आयतन। घन का आयतन कितना हमको निकालना है दोस्तों? तो घन का आयतन इसी से हमको निकालना है। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है? 17.28 किलो न्यूटन। 17.28 किलो न्यूटन। अभी किलो है तो इसको न्यूटन, किलो से किलो का क्या हो जाएगा? किलो में कितने होते हैं दोस्तों? 1000 मतलब 3 जीरो होते हैं। तो हमने कहा कि 10 की पावर 3 कर दिए, तो ये हो गया 17.28 किलो न्यूटन। अपॉन में घनत्व कितना दिया दोस्तों? 8 ग्राम। 8 ग्राम दिया है, घनत्व 8 दिया है। तो घनत्व 8 दिया है तो 8 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 80। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो घन दिए गए घन का घन आयतन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 216 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना निकल के आएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा। हम जानते हैं दोस्तों घन का जो आयतन होता है वो क्या इतना होता है? ए क्यूब होता है। ए क्यूब निकल होता है कि नहीं होता है? होता है। अब घन के किनारे की लंबाई ए हमको ज्ञात करना है, तो ए क्यूब बराबर किस क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 216 के।
तो ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 6। 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो हमको जो किनारे की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 किलोग्राम 16 किलोग्राम के दो बच्चे किसी सीसा के एक तरफ आलंब से क्रमशः 1 मीटर 0.625 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। यदि उस सीसा के दूसरे तरफ m किलोग्राम वजन का एक लड़का फलक्रम से 1.6 मीटर की दूरी पर बैठता है, सीसा संतुलन की स्थिति में रहता है, m का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ पे भी संतुलन की बात आ गई है, तो संतुलन की बात आ गई तो सिंपल कुछ नहीं करना है हमको। अब हमको क्या दिया गया है, 24 किलोग्राम और 16 ग्राम के बच्चे आलम के एक ही तरफ तथा बच्चा आलम के दूसरी तरफ बैठा है, एक दूसरा बच्चा जो है आलम के दूसरी तरफ बैठा है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है दोस्तों, देखो 24 किलोग्राम का बच्चा है, 24 किलोग्राम का बच्चा, ठीक है, कितनी मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर, प्लस एक है 16 किलोग्राम का बच्चे, दो बच्चे किसी ये 16 किलोग्राम के बच्चे की कितनी दूरी पर 0.625 मीटर की दूरी पर। अब यहाँ पे नहीं तो यही नीचे देख लीजिए आप। चलिए एक 24 किलोग्राम का बच्चा है जो 1 मीटर की दूरी पर, और 16 किलोग्राम के दो बच्चे 0.625 मीटर की दूरी पर, और एक और बच्चा है जिसका द्रव्यमान हमको नहीं पता है जो 1.6 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 24 × 1 24, 16 इनका 16 पंचे 80 की शून्य 80 की शून्य हासिल का है 8, 16 छक 96, 96 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, नहीं 16 दूनी 32, 32 और 8 40 की शून्य हासिल का है 4, 16 छक 96 और 4 100, तो यहाँ आ जाएगा 100। कितने अंक के बाद 3, 1 2 3 अंक के बाद तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा m × 1.6। तो ये इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 24, तो m बराबर कितना हो जाएगा 34/1.6। ये पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 340/16। कितना हो जाएगा 340/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 340/16 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 16 दूनी 32, यहाँ बचा कितना 2, 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचा कितना 4, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो कितना निकल के आ जाएगा, m बराबर कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 21.25 किलोग्राम। तो दूसरी ओर बैठे बच्चे का वजन जो होगा वो कितना होगा 21.25 किलोग्राम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण खालिस्तान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है ये है 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है दोस्तों ये होता है 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के मुकाबले 1/3 है। यदि एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर वजन 72 किलो है तो मंगल पर वजन कितना होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब दोस्तों पृथ्वी पर वजन जो दिया गया है ये दिया गया है हमको कितना 72 किलोग्राम। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान हमको कितना दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मंगल पर गुरुत्वाकर्षण क्या बोला है कि 1/3 है किसके, पृथ्वी के। तो मंगल पर जो गुरुत्वाकर्षण निकालना है हमको तो 1/3 है, तो g/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/3, 10/3 हो जाएगा किसका, मंगल पर गुरुत्वाकर्षण। अब मंगल पर वजन जब निकालेंगे तो पृथ्वी का वजन से कितना है 1/3 है, तो पृथ्वी का वजन कितना है 72 है, और इसका 1/3 है मतलब 1/3 हो जाएगा। इससे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो जो वजन होगा मंगल पर वो कितना निकल के आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। अब मंगल पर वजन न्यूटन में निकालना है, अपने को भार निकालना है। हमको पता है भार बराबर क्या होता है दोस्तों, हमको होता है भार बराबर क्या होता है m × g होता है। m कितना है 24 किलोग्राम हमने वजन निकाले, g का मान कितना है 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 न्यूटन हो जाएगा। तो जो मंगल पर वजन होगा वो कितना होगा 240 न्यूटन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पानी में पूरी तरह से डूबे होने पर उसका भार 25 ग्राम कम होता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, सेम टाइप से क्वेश्चन था। हमको क्या दिया है दोस्तों, ठोस का द्रव्यमान दिया है 75 ग्राम, ठीक है। पानी जो का भार जो दिया गया है 25 ग्राम होता है, डूबने पर ठोस का भार कितना होता है 25 ग्राम होता है। तो दोस्तों हमको पता है कि ठोस का द्रव्यमान हमको 75 दिया है, डूबने पर ठोस का भार 25 ग्राम दिया गया है। तो ठोस द्वारा विस्थापित जल की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 ग्राम। ठोस द्वारा विस्थापित जल की मात्रा कितनी होगी 50 ग्राम हो जाएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों हमको पता है आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, ठोस का द्रव्यमान बटे ठोस द्वारा विस्थापित जल की मात्रा। हमको ठोस का द्रव्यमान कितना दिया था, 75 दिया था, और ठोस द्वारा विस्थापित जल की मात्रा कितनी है, 50 है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा कितना, 3/2, और 3/2 को हम 1.5 भी बोलते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो सापेक्ष घनत्व होगा वो हो जाएगा 1.5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट है और मशीन द्वारा किया गया कार्य 3 यूनिट है, तो भार ज्ञात कीजिए। तो भार बराबर क्या होता है दोस्तों, m/g ही होता है, प्रयास इंटू मशीन द्वारा किया गया कार्य जो भी है। तो दोस्तों किसी भी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास जो है 15 मिनट है, ठीक है, और मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना है, 3 यूनिट है। तो भार बराबर कितना होगा, इन दोनों का एलटीयू कर दीजिए, 15 × 45 यूनिट होगा, कितना होगा, 45 यूनिट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम है तो यह खाली स्थान पर तैरने लगेगा। तो दोस्तों यह पानी में तैरने लगेगा। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम है तो यह पानी में तैरने लगेगा। अब क्यों तैरने लगेगा, क्योंकि दोस्तों यदि विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष घनत्व का मान 1 से कम निकलता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह पानी से कम घन है, अतः पानी में तैरेगा। यदि मान 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि यह पानी से सघन है और पानी में डूब जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन, पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच खाली स्थान है। तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है कम होता है। पानी की निश्चित मात्रा का आयतन जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होता है, कम होता है। ठीक है दोस्तों, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक होता है तथा आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या कम तापमान पर गर्म या ठंडा करने पर पानी का आयतन बढ़ता है, अतः पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच घटता है, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई पिंड सजाती नहीं है तो इसका घनत्व इसके खाली स्थान की क्रिया है। दोस्तों यदि कोई पिंड सजाती नहीं है तो इसका घनत्व दोस्त है ये इसके स्थान या पोजीशन की क्रिया है। ठीक है, यदि कोई पिंड सजाती नहीं है तो उसका घनत्व उसकी स्थिति का एक फलन है। कैसा है, उस स्थिति का एक फलन है। एक सजाती पदार्थ का घनत्व किसी वस्तु या पिंड के सभी बिंदुओं के बराबर होता है। जो एक सजाती पदार्थ का घनत्व जो होता है ये किसी वस्तु या पिंड के सभी बिंदुओं पर बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर खालिस्तान के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है चंद्रमा के। समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का वजन पृथ्वी पर x इकाई है। यदि हम उसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाए तो वहाँ उसका भार होगा। तो दोस्तों क्या होगा, x से कम होगा। क्या होगा, x से कम होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान का 1/6 भाग होता है। अतः यदि किसी वस्तु का वजन W = mg पृथ्वी पर x इकाई है तो उस वस्तु पर चंद्रमा पर ले जाने पर उसका वजन जो होगा W = m × g/6 होगा। अतः जो है ये घटकर x/6 इकाई होगा। अतः किसी वस्तु को पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का वजन पहले से कम हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी का कोई गुटका अपने आयतन के 65% के साथ पानी पर तैरता है। इसका घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में लगभग खाली स्थान होगा। अब दोस्तों अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। लकड़ी का कुल आयतन कितना होता है दोस्तों, वो तो 100% हम मान के चलेंगे। लकड़ी का कुल आयतन कितना होता है, 100%। लकड़ी का पानी में डूबा हुआ आयतन कितना दिया है, 65%। और पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है हमको, 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब हमको लेना है पानी का घनत्व मीटर क्यूब में। वैसे तो होता है ग्राम में, ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन हमको यहाँ पे क्या लेना है, मीटर में लेना है। तो मीटर में हमने आपको स्टार्टिंग में निकाला था किलोग्राम, मीटर में क्या होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है पानी का घनत्व। तो लकड़ी का घनत्व हमको पूछा है दोस्तों एक्स जो है हमको पूछा है, मान लेते हैं एक्स हमको पूछा है। दोस्तों हमको पता है लकड़ी का डूबा हुआ आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लकड़ी का डूबा हुआ आयतन बटे लकड़ी का संपूर्ण आयतन बराबर लकड़ी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। लकड़ी का डूबा हुआ आयतन हमको दिया गया दोस्तों 65, और लकड़ी का संपूर्ण आयतन हमने क्या माना है 100%, और लकड़ी का घनत्व हमको निकालना है तो हमने x माना है, और पानी का घनत्व कितना माना है हमने 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 650 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0.65 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब, ये भी तो लिख सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 650 किलोग्राम मीटर क्यूब या 0.65 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से होता है। तो दोस्तों शुद्ध पानी का घनत्व जो होता है लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। शुद्ध जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, जबकि समुद्रों के खारे जल का औसत घनत्व ये कितना होता है, 1.03 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, जो कि शुद्ध जल के घनत्व से अधिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व अथवा केवल घनत्व को जो है उसके द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है ये किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लें कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है। ये जो पहला भार है ये अर्थ, E का मतलब मान लेते हैं अर्थ है, E का अर्थ है, WM मतलब मून, जो भार है। तो WE अपॉन WM का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। दोस्तों हम जानते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है, m है। पृथ्वी पर वस्तु का भार क्या है, WE क्या होता है, m इंटू जी होता है। और चंद्रमा पर वस्तु का भार WM बराबर क्या होता है, m इंटू g/6 होता है। क्योंकि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का कितना होता है, 1/6 भाग होता है, इसलिए हमने ये लिखे हैं। ठीक है, अतः WE बराबर अपॉन में WM करेंगे तो mg अपॉन में m इंटू g/6। दोस्तों mg से mg कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 6। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है, SI इकाई में इसका घनत्व कितना होगा। दोस्तों सोने का जो आपेक्षिक घनत्व जो दिया गया है ये 19.3 दिया गया है। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो दोस्तों वस्तु सोने का घनत्व क्या हो जाएगा, सोने का आपेक्षिक घनत्व इंटू पानी का घनत्व। और दोस्तों सोने का आपेक्षिक घनत्व हमको कितना दिया गया है, ये दिया है 19.3 दिया गया है। और पानी का घनत्व हमको आपको पता ही क्या होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे 19.3 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 19.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है, 1 जीरो और ले लिए तो 3 किलोग्राम में हमने चेंज कर दिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो दोस्तों यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये भी 100 किलोग्राम होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि वस्तु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होती। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। जहाँ द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। और भार बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्व, मतलब m इंटू जी होता है। चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का 1/6 होता है, ये भी आपको। आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों आदर्श गैस का समीकरण जो हो जाएगा ये हो जाएगा PV अपॉन में टिन बराबर μr। आदर्श गैस का समीकरण जो होता है PV बराबर μRT होता है, जहाँ P वायुदाब होता है, V आयतन होता है, μ जो है गैस में अवस्थित मोलों की संख्या होता है, और R जो होता है नियतांक होता है, और T जो बराबर ताप होता है। उपयुक्त समीकरण से μr बराबर PV अपॉन में T, ये जो है आदर्श गैस समीकरण हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अधिकतर द्रव को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है। उसके बाद जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तब यह सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात तापमान के साथ साथ इसका आयतन बढ़ता जाता है तथा घनत्व घटता जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी ऐसे उपग्रह पर विचार करें, ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा। दोस्तों, वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के कारण केवल भार में परिवर्तन होता है, वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी W। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर भुजा और 600 ग्राम द्रव्यमान वाला कोई घनी खंड पानी में तैरता है। क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा। दोस्तों, हमको पता है घन की भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, घन का आयतन हमको पता है क्या होता है, ए का क्यूब, मतलब जो घन का आयतन निकल के आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। घन का द्रव्यमान कितना दिया है दोस्तों, 600 ग्राम। अब दोस्तों एक ग्राम में दिया है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो दोस्तों ये कितना निकल के आ जाएगा, 0.6 किलोग्राम। घनत्व हमको पता है दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे 0.6/1000 तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 600 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये किलोग्राम में निकल के आया, इसको हमने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो कितना निकल के आ गया, 600 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। अब दोस्तों चूंकि 600 सेंटीमीटर क्यूब पानी में डूबा है तो पानी में डूबे घन का परसेंट कितना हुआ है, 600 डूबा हुआ है दोस्तों, टोटल कितना है 1000 है और गुना में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 60%। तो पानी में डूबे घन का परसेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके खालिस्तान के द्वारा तय किया जाता है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति का वास्तविक भार जो है उसके द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के त्वरण इसके द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का वास्तविक भार तथा उसके द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के द्वारा तय किया जाता है। किसी वस्तु का भार बराबर क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण या द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा। इसके पहले हमने बताया दोस्तों किसी पिंड पर भार दिया है 12 न्यूटन, तो पिंड का भार चंद्रमा पर 1/6 बटे किसी पिंड का भार पृथ्वी पर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 न्यूटन निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस चर वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। तो दोस्तों ये है समय। समय जो है गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। तापमान, आयतन और प्रेशर जो है ये गैस के व्यवहार के बारे में बताता है। तो आदर्श गैस समीकरण जो हमको पता है क्या होता है, PV बराबर nRT से। P वायुदाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है, R नियतांक है और T तापमान है। तो समय जो है ये गैस के व्यवहार में उपयुक्त चर नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके खालिस्तान को आधा करके दुगना किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके परम ताप को आधा करके दुगना किया जा सकता है। ठीक है, परम ताप की बात करें दोस्तों तो परम ताप वह न्यूनतम संभव ताप होता है जिसके नीचे कोई ताप संभव नहीं है। इस ताप पर गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है जिसका मान 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे केल्विन में व्यक्त किया जाता है। यदि गैस का परम ताप T बराबर 0 हो तो गैस के अणुओं की चाल शून्य होती है, जिसका अर्थ Vrms बराबर 0 और 1। RMS कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए परम शून्य तापमान से नीचे तापमान संभव नहीं हो पाता है। अर्थात किसी आदर्श गैस के घनत्व को उसके परम ताप को आधा करके ही दुगना किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 600 ग्राम द्रव्यमान और 10 सेंटीमीटर वाला कोई घनी खंड शुद्ध पानी में तैर रहा है। खंड का कितना भाग पानी में डूबा हुआ है। तो दोस्तों अभी हमने निकाला था खनी खंड का द्रव्यमान दिया है 600 ग्राम, उसका आयतन दिया है हमको 10 सेंटीमीटर। पानी में डूबा हुआ घनी खंड भाग घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान हमको 600 दिया हुआ है, आयतन 10 दिया गया है, तो पानी में डूबा हुआ घनी खंड का भाग जो हो जाएगा 60% निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन खालिस्तान होगा। दोस्तों किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन जो होगा चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होगा। क्या होगा, चंद्रमा की तुलना पर पृथ्वी में अधिक होगा। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की बारे में तो दोस्तों विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होगा। अर्थात पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इसी कारण चंद्रमा वस्तु पर कम आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में होता है। दोस्तों बर्फ का घनत्व जो होता है पानी की तुलना में कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके खालिस्तान का सांख्यिक माप है। तो दोस्तों जो वस्तु का द्रव्यमान होता है ये जड़त्व का सांख्यिक माप है।
वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति या क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए अधिक भारी वस्तु को विरामावस्था से गति में लाने या गत्यावस्था में विरामावस्था में लाने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का सांख्यिक माप होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में पूरी तरह से डूबे जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है। यदि इस धातु के टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व 2.5 ग्राम हो तो इसका वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, अब आभासी द्रव्यमान हमको दे दिया है तो हमने एक फॉर्मूला याद है आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या? आपेक्षिक द्रव्यमान बटे वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान। अब यहाँ पे वास्तविक द्रव्यमान हमको पूछ लिया है तो बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर लेके आना है। अब क्या क्या दिया देखते हैं दोस्तों। सापेक्षिक घनत्व तो दिया है हमको 2.5, आभासी द्रव्यमान हमको 60 ग्राम दिया है, वास्तविक द्रव्यमान हमने मान लिया x है। सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? वास्तविक द्रव्यमान बटे वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान। सापेक्षिक घनत्व 2.5 है, x हमने माना है इसको x माइनस 60। इसका क्या होगा दोस्तों? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 5/2 होगा कि नहीं होगा? ये हो गया। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 300 बराबर 2x के, तो 3x बराबर 300 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100 का आ जाएगा। तो वास्तविक द्रव्यमान का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? 100 ग्राम आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के एक टुकड़े का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, जहां जी का मान जो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमको दिया क्या क्या गया है? दिया गया है घनत्व हमको कितना? 5000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। भार हमको कितना दिया गया है? 10.8 न्यूटन दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो हम जानते हैं दोस्तों W बराबर क्या होता है? M इंटू जी होता है। कितना होता है? M इंटू जी होता है। दोस्तों जो हमको W का मान दिया गया है ये दिया गया है 10.8, M हमको निकालना है और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ये दिया गया 10। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो M बराबर कितना हो जाएगा? 108 अपॉन में 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.08 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.08। तो 1.08 हमारे पास द्रव्यमान का मान निकल के आ गया। हम दोस्तों जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। हमको पता है द्रव्यमान हमने कितना निकाला? 1.08 और आयतन हमको कितना दिया है? 5000। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1.08 अपॉन में 5000 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ पे 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा? 216 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और हो सकता है शायद हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वो निकल के आ गया है, क्या बोलते हैं, आयतन निकल के आया है। आयतन वहाँ आयतन निकालने के बाद हमको भुजा की लंबाई भी निकालना था। स्टार्टिंग में शायद एक क्वेश्चन हुआ है, आप देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार 222 न्यूटन है। मंगल पर गुरुत्वजनित त्वरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको जो दिया गया है वो दिया गया है द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है दोस्तों? 60 किलोग्राम। भार हमको कितना दिया गया है? 222 न्यूटन। जी हमको ज्ञात करना है और सूत्र हमको पता है क्या होता है? W बराबर होता है M इंटू जी। कितना होता है? W बराबर क्या होता है? M इंटू जी से। तो G बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन में M हो जाएगा। W हमको कितना दिया गया है? 222। M कितना दिया गया है? 60। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 60 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही आंसर क्या हो जाएगा कि मंगल ग्रह पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान जो होगा ये होगा 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रुटिपूर्ण तराजू के एक पड़ले में वस्तु का भार W1 आता है तथा दूसरे पड़ले में W2 आता है। वस्तु का सही भार क्या होगा? तो दोस्तों सही भार जो होगा वो होगा अंडर रूट में W इंटू W2। क्या होगा? अंडर रूट में W1 इंटू W2। अब बात करें इसके एक्स्ट्रा फिट के बारे में। यदि एक त्रुटिपूर्ण तराजू के एक पड़ले में वस्तु का भार W1 तथा दूसरे पड़ले में W2 आता है तब वस्तु का भार सही भार क्या होगा? W बराबर अंडर रूट W1 इंटू W2। दोनों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। क्या होगा? गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। तो वस्तु का सही भार क्या होगा? अंडर रूट में W1 इंटू W2। एक त्रुटिपूर्ण तराजू जिसकी भुजाएं असमान है के पल्ले में एक पिंड को क्रमागत रूप से रखने पर उसका भार
6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ। पिंड का सही भार है दोस्तों, सही भार का भी सूत्र हमने बताया क्या होगा, W1 इंटू W2, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ग्राम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लकड़ी का एक तख्ता मध्य में लगी एक क्षैतिज धुरी पर घूम सकता है। धुरी के एक ओर 20 किलोग्राम भार का एक बालक धुरी से 1.5 मीटर की दूरी पर तथा दूसरी ओर 16 किलोग्राम भार का दूसरा बालक धुरी से 2 मीटर की दूरी पर बैठता है। बताइए कौन सा बालक ऊपर उठेगा। अब दोस्तों, जिस बालक का तथ्य के मध्य बिंदु के परतः बल आघूर्ण कम होगा वह ऊपर उठेगा। तो दोस्तों वह हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्यों होगा, क्यों, जिस बालक का तख्ते के मध्य बिंदु के परितः बल आघूर्ण कम होगा वह ऊपर उठेगा। मध्य बिंदु के परितः 20 किलोग्राम भार के बालक का बल आघूर्ण जो होगा वो होगा 20 इंटू 1.5 अर्थात 30। 16 किलोग्राम भार के बालक का बल आघूर्ण जो होगा 16 इंटू 2 मतलब 32, जो कि कम है, अतः 20 किलोग्राम भार का बालक ऊपर उठेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर ली गई माप की अपेक्षा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर के शीर्ष पर ली गई माप क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर ली गई माप की अपेक्षा माउंट एवरेस्ट चोटी के शीर्ष पर ली गई माप क्या प्रदर्शित करता है। तो ये करता है दोस्तों भार में कमी परंतु द्रव्यमान एक समान रहता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो द्रव जिनके घनत्व D1 एवं D2 है के समान द्रव्यमान मिला दिया जाए तो मिश्रण का घनत्व होगा। तो दोस्तों मिश्रण का घनत्व जो होगा कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन, क्या होगा, कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। कुल द्रव्यमान कितना होगा, m प्लस m बटे कुल आयतन क्या होगा, m/D1 प्लस m/D2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2D1 D2 अपॉन में D1 प्लस D2। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो आपको सॉल्व देख लीजिए। m1 कुल द्रव्यमान क्या होगा, m प्लस m, आयतन क्या होगा m/D1 m/D2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा 2D1 D2 अपॉन D1 प्लस D2। ठीक है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान तो 100 किलोग्राम ही होगा ना, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चंद्रमा पर द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब 100 किलोग्राम ही होगा। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जल गहरा होता है, समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। क्यों होता है, समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। तो दोस्तों किसी वस्तु का अधिकतम भार जो होगा ये कब होगा, ये होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। कहाँ होगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा किसी वस्तु का अधिकतम भार। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा आज का दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल के लिए अपडेट के लिए। दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है आपको न्यूमेरिकल समझाने की। होप है, आशा करते हैं आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।